नमस्कार दोस्तों, प्रयास ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं संतोष यादव। आज हम स्थापत्य कला के दूसरे पार्ट की बात करेंगे। पहले पार्ट में हमने एक किला पढ़ा था, लोहागढ़ का किला, और आज मैं आपको ले चलता हूँ राजस्थान के उस दूसरे महत्वपूर्ण किले की ओर। अगर बात करें वीरता और शौर्य की क्रीड़ा स्थली एवं त्याग एवं बलिदान का पावन तीर्थ चित्तौड़ का किला, और इसे कहा जाता है राजस्थान का गौरव। बहुत सारे प्रतियोगी जिन्होंने तो नज़दीक से जाकर शायद चित्तौड़गढ़ देखा होगा, और जिसने नज़दीक से जाकर चित्तौड़गढ़ देखा है उसने तो चित्तौड़गढ़ की बारीकियों को बहुत बड़ी नज़दीक से देखा होगा। बात करें, ये पूरा का पूरा चित्तौड़गढ़ का किला है, और इस चित्र में भी आपको नज़र आ रहा होगा कैसा हरा भरा किला है। इसमें आपको एक स्तंभ नज़र आ रहा होगा, इस स्तंभ का नाम ही विजय स्तंभ है। और इधर ये पद्मनी तालाब, शमदेश्वर महादेव का मंदिर, बहुत सारे देखने लायक स्थान है। राजस्थान का पर्यटन की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण किला है, और हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण किला है। आज हम इस त्याग और बलिदान के पावन तीर्थ के ऊपर चर्चा करेंगे, चित्तौड़गढ़ के ऊपर। अब देखिए, बात करें चित्तौड़गढ़ की, तो एक बार एक एग्जाम हुआ था सेकंड ग्रेड का, 2011 में सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुई थी। उसमें एक प्रश्न आया था कि कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था। आंसर माना गया चित्रांग मौर्य। जबकि बात करें हम चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है, इस किले का निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया था। चित्रांगद मौर्य द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया। ये जो किला है, ये 2 नदियां हैं, नाम सुना होगा आपने, एक तो गंभीरी और दूसरी का नाम सुना होगा आपने बेड़च। बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर बना हुआ ये किला। प्रश्न आ जाए कि गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर राजस्थान का कौन सा किला बना हुआ है, तो वो चित्तौड़गढ़ का किला। ये जो किला है, ये मेसा के पठार पर बना हुआ है। कौन सी पठार पर बना हुआ है? मेसा के पठार पर। ये जो मेसा का पठार है, इसका आकार व्हेल मछली जैसा। आकार कैसा? व्हेल मछली जैसा। इस किले को देखने के लिए एक व्यक्ति आया था, नाम सुना होगा आपने, अबुल फजल का नाम सुना होगा। और अबुल फजल ने इस किले को देखकर कहा था, अबुल फजल ने इस किले को देखकर कहा था कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। ये लाइन आपने खूब एग्जामों में भी सुनी होगी, देखी होगी। प्रश्न क्या बनता है? देखिए, कभी नहीं पूछा जाएगा कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया किस किले के बारे में कहा जाता है, क्योंकि नाम आ रहा है चित्तौड़। प्रश्न जो बनेगा वो ऐसा प्रश्न बनेगा कि चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में ये किसने कहा कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया, तो आंसर होगा अबुल फजल ने। किसने कहा? अबुल फजल ने। अब हम देखेंगे इस किले के अंदर, देखिए बहुत सारे निर्माण कार्य हुए, बहुत ज़्यादा निर्माण कार्य हुए। तो जरा हम थोड़ी सी देर के लिए चर्चा करेंगे उन निर्माण कार्यों की ओर। मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए, सबसे पहले इस किले के अंदर बना हुआ है विजय स्तंभ, नौखंडा भवन विजय स्तंभ। अगर प्रश्न आ जाए कि नौखंडा भवन विजय स्तंभ है, वो कौन से किले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ के किले में। दूसरा आप देख रहे हैं कीर्ति जैन स्तंभ। कीर्ति जैन स्तंभ भी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। महाराणा कुंभा का महल, रानी पद्मनी का महल, गोरा बादल का महल, पद्मनी तालाब, शमदेश्वर महादेव का मंदिर, कुंभ श्याम जी का मंदिर, श्रृंगार चंवरी का मंदिर, काली माता का मंदिर, ये सारे के सारे कौन से किले में? चित्तौड़गढ़ के किले में। इसके अलावा देखिए, छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी। प्रश्न आ जाए कि छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी तुलजा भवानी का मंदिर है, वो कौन से किले में? चित्तौड़गढ़ के किले में। फिर आता है हरामियों का बाड़ा। ये कॉलेज फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है।
कि राजस्थान के किस किले में हरामियों का बाड़ा, तो हरामियों का बाड़ा भी कौन से किले में? चित्तौड़गढ़ के किले में। इसी किले के अंदर एक नवलखा भंडार है। अब देखिए हम बात करें कौन कौन सी चीज़ें हमने देखी हैं, एक बार वापस पुनरावृत्ति लीजिएगा। नौखंडा भवन विजय स्तंभ, कीर्ति जैन स्तंभ, महाराणा कुंभा का महल, रानी पद्मनी का महल, गोरा बादल का महल, पद्मनी तालाब, समदेश्वर महादेव का मंदिर, कुंभ श्याम जी का मंदिर, श्रृंगार चंवरी का मंदिर, काली माता का मंदिर, शिवाजी की आराध्य देवी तुलजा भवानी का मंदिर, हरामियों का बाड़ा और नवलखा भंडार कौन से किले में? चित्तौड़गढ़ के किले में। ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है, इस चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर 7 प्रवेश द्वार हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि चित्तौड़गढ़ के किले में कितने प्रवेश द्वार? 7 प्रवेश द्वार। नाम भी पूछे जा सकते हैं। 7 प्रवेश द्वार। पहला जो प्रवेश द्वार है उसका नाम है पांडन पोल, दूसरा है उसका नाम है भैरव पोल, तीसरा हनुमान पोल, चौथा है गणेश पोल और पांचवा है जोड़ला पोल और छठवां है लक्ष्मण पोल और सातवां है राम पोल। वैसे तो अभी वर्तमान में प्रश्न आ सकता है कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसमें कितने प्रवेश द्वार हैं? 7। रीट की दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। रीट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ के किले में कुल कितने प्रवेश द्वार हैं? 7। अब हम बात करेंगे इस किले की, आगे हम बात करेंगे ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है, यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़। यह राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम किला। दूसरा प्राचीनतम किला भी अगर पूछे तो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला। देखिए राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किला पूछा जाए तो वो भटनेर का किला है। भटनेर का किला है वो हनुमानगढ़ में बना हुआ है। 3री शताब्दी में उसका निर्माण करवाया गया और इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ। तो राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम किला अगर पूछा जाए तो दूसरा प्राचीनतम किला है वो कौन सा होगा? चित्तौड़गढ़ होगा। एक और बात देखिएगा, इस किले के अंदर कृषि की जाती है। अब प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का एकमात्र किला जिसमें कृषि की जाती है वो किला कौन सा होगा? चित्तौड़गढ़। इसे राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार और चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है। तो प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार और चित्रकूट दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ के किले को कहा जाता है। अब देखिए हम बात करें चित्तौड़गढ़ का जो किला है, इस किले के अंदर 3 साके हुए थे। प्रश्न आ जाए कि चित्तौड़गढ़ के किले में कितने साके हुए? 3 साके। 3 साके कौन कौन से हुए? वैसे तो आपने शायद इतिहास में पढ़ रखा होगा, पर ये कल्चर का इतिहास है। जब हम चित्तौड़गढ़ पहुंच गए तो यहाँ पर बात करना तो बड़ा लाजमी बनता है। 3 साके कौन कौन से? चित्तौड़ का पहला साका। प्रश्न आ जाए कि चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ? आपको बताना है 1303। चित्तौड़ का दूसरा साका, चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था 1534-35। चित्तौड़ का तीसरा साका, चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था 1567-68। देखिए माय डियर, यहां से प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। एक बार वापस याद रखिएगा, सन पूछी जा सकती है। प्रश्न आ जाए कि चित्तौड़ का पहला साका, चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ? 1303। चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ? 1534-35। चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? 1567 और 68। अब हम अलग अलग बात करेंगे, तीनों साकों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चित्तौड़ का पहला साका। चित्तौड़ के पहले साके की अगर अपन बात करें तो चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ? बोलिएगा 1303। 1303 में चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को तो आप अच्छी तरह से जानते हो।
1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाला व्यक्ति था अलाउद्दीन खिलजी। अब यहां पर अपन देखिए प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न आ जाए कि 1303 में, देखिए 3 प्रकार के प्रश्न मैं आपसे यहां पर पुटअप करूंगा, गौर से सुनिएगा आप। प्रश्न आ जाए कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया। अमूमन अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो आपका उत्तर होगा पद्मिनी को पाने के लिए। ना माय डियर ना। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया, तो आपका उत्तर होना चाहिए साम्राज्य विस्तार के लिए। खिलजी क्या करना चाहता था, साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। और प्रश्न में अगर यूं दे दे कि मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार, मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया, तो वो पद्मिनी को पाना चाहता था। किसको पाना चाहता था, पद्मिनी को पाना चाहता था। अब एक प्रश्न और आता, देखिए माय डियर, आपने 1857 की क्रांति पढ़ी होगी, बहुत जरूरी, खूब पढ़ी है आपने। प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण, तो तात्कालिक कारण में उत्तर निकल कर आता है चर्बी युक्त कारतूस। चलिए हम भी एक नया क्वेश्चन बनाए देते हैं। प्रश्न आ जाए कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उसका तात्कालिक कारण क्या था। तो चलिए तात्कालिक कारण के ऊपर नजर डालें तो खिलजी आया तो साम्राज्य विस्तार करने था, परंतु जैसे ही वो चित्तौड़ पहुंचा, उसने पद्मिनी की सुंदरता के चर्चे सुने, तो वो साम्राज्य विस्तार तो भूल गया और पद्मिनी को पाने की चेष्टा कर बैठा। अब आपके दिल और दिमाग में एक बात चल रही होगी, इतना बड़ा शासक और चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के लिए, पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़ को घेर कर बैठा रहा, तो ये पद्मिनी क्या थी। चलिए हम बात करते हैं पद्मिनी की। तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय यहां का शासक था रावल रतन सिंह। ये एक प्रश्न बनता है रावल रतन सिंह के ऊपर। ये रावल शाखा का अंतिम शासक था। कौन सी शाखा का, रावल शाखा का। ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि रावल शाखा का अंतिम शासक, तो रावल रतन सिंह। ये तप करने के लिए सिहल द्वीप गया था, सिहल द्वीप। और ये सिहल द्वीप किसका प्राचीन नाम था, श्रीलंका का। श्रीलंका का प्राचीन नाम था। यहां का शासक था गंधर्वसेन। यहां का शासक कौन था, गंधर्वसेन। ये जो गंधर्वसेन है, इसकी पुत्री का नाम था पद्मिनी। इस पद्मिनी के पास एक हीरामन नस्ल का तोता, हीरामन नस्ल का तोता, और तोते का नाम था हीरामन नस्ल का तोता और तोते का नाम था ललित। मान लेना, यह ललित संस्कृत और हिंदी का प्रखंड विद्वान था, दो भाषाओं का ज्ञाता था और प्राय मानव भाषा का प्रयोग किया करता था। यह ललित नाम का तोता उड़ करके उस जगह चला गया जहां रावल रतन सिंह तप कर रहा था। एक नजर ये ललित नाम का तोता रावल रतन सिंह को देखता है तो इसके मन में मित्रता करने का विचार जग जाता है और नजदीक जाता है। दोनों के बीच इंट्रोडक्शन प्रारंभ होता है, हाय हेलो। और उस दौरान इस रावल रतन सिंह के ऊपर ये ललित नाम का तोता संस्कृत के श्लोकों की बौछार कर देता है। जब एक तोते के मुखारबिंद से संस्कृत के श्लोक सुनता है रतन सिंह, तो रतन सिंह आश्चर्यचकित रह जाता है और सोचने लग जाता है कि ये तोता ही ऐसा है तो इसका मालिक कैसा होगा। अगले ही क्षण उसने ललित के ऊपर प्रश्न दागा कि ललित, तूने मेरे बारे में सब कुछ पूछ लिया, जरा अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। तो इस ललित नाम के तोते ने रावल रतन सिंह से कहा कि मैं सिहल द्वीप के शासक गंधर्वसेन की पुत्री पद्मिनी का पीए, पर्सनल असिस्टेंट हूं।
कहा ये पद्मनी क्या है? कहा हुजूर इस धरती पर अगर कोई खूबसूरत है तो वो मेरी मालकन है, पद्मनी है। खूबसूरती का नाम सुनते ही रावल रतन सिंह के मन में लड्डू से फूटने लगे। उसने कहा मिलाना तेरी मालकन से। कहा उचित समय आने दे मिलाई दूंगा। ये कहकर के ये ललित नाम का तोता उड़ करके महल में चला गया और उदास होकर बैठ गया। उधर से पद्मनी गुजरी तो उसने ललित को जब उदास देखा तो उसने कहा ललित क्या बात है, तबीयत तो ठीक है, ऐसे उदास कैसे हो रहे हो? कहा बस मालकन यूं ही। एक दो बार 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 जब पद्मनी आग्रह करती है तो आखिर ललित बोल ही पड़ता है कि मालकन अपने जंगल में एक राजकुमार आया है, क्या महान योद्धा, बलवान और खूबसूरत है। इतना सुनते ही पद्मनी के भी लगी तन बदन में आग। कहा मिलाना तेरे मालिक, मिलाना तेरे नए वाले दोस्त से। उसने इस प्रकार से ललित उस हीरामन नस्ल के तोते द्वारा पद्मनी और रावल रतन सिंह की मुलाकात करवा दी और इन दोनों का आपस में गंधर्व विवाह हो गया। ये गंधर्व विवाह वर्तमान लव मैरिज को कहा जाता है। पद्मनी अपने साथ 363 स्त्री और पुरुष दास और दासियों के रूप में और गोरा और बादल नाम के 2 अंगरक्षक साथ लेकर आई थी। गोरा और बादल नाम के 2 अंगरक्षक साथ लेकर आई थी। कहा जाता कि जैसे ही पद्मनी का काफिला चित्तौड़ पहुंचा, चित्तौड़ में हाहाकार मच गया कि रावल रतन सिंह एक बेहद खूबसूरत रानी लेकर आया है। और देखिए अगर अपन थोड़ा सा बैक चलें, आजकल तो अपने भी गांव वगैरह में शादियों में ये स्टेज वगैरह बहुत सारे प्रोग्राम होने लग गए। नहीं, अगर पहले की अपन बात करें, जब घूंघट प्रथा का प्रचलन था तो हमारे गांव से जब भी कोई दुल्हन आती थी गांव में तो घर की एक जो सीनियर लेडी हुआ करती थी वो उसका मुंह देख कर आया करती थी और उसकी सुंदरता के बारे में घर पर आकर उसका बखान किया करती थी कि फलाना के बहुत सोमनी लुक बिननी आई। ऐसा ही एक काफिला, जैसे ही पद्मनी का काफिला चित्तौड़ पहुंचा, चित्तौड़ में हाहाकार मच गया कि रावल रतन सिंह एक बेहद खूबसूरत रानी लेकर आया है। यहां पर एक राघव चेतन नाम का काला ब्राह्मण, राघव चेतन नाम का एक काला ब्राह्मण है और इस ब्राह्मण की कुदृष्टि थी पद्मनी के ऊपर। इस राघव चेतन को देश निकाला दे दिया गया। ये बात मैं नहीं कह रहा, मलिक मोहम्मद जायसी कहता है कि इस राघव चेतन को देश निकाला दे दिया गया और राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के बेड़े में चला गया और जाकर खिलजी को कहने लगा हुजूर जहां पना आपने तो कुछ देखा ही नहीं, देखना है तो रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मनी को देखो जो बेहद खूबसूरत है। एबर दोबर की योजना तो अलाउद्दीन खिलजी बोले तेरे के लिए है तो रहबा दे पण बेटो पंप बरबा लागू। अब आदमी को जमीरे कदे न कदे तो जाग गई। एक दिन सुबह सुबह अलाउद्दीन खिलजी भी मूड में बोले चलो चित्तौड़ चलते हैं, चित्तौड़ पे आक्रमण करते हैं, इस राघव चेतन की बुखार मेट कराते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ आधम का, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ आधम का, अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के बीच एक समझौता हुआ। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ आ पहुंचा, चित्तौड़ को घेर कर बैठा रहा परंतु जीत नहीं पाया। अंत में अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के बीच एक समझौता हुआ। खिलजी ने रतन सिंह से कहा कि तू तेरी पत्नी पद्मनी की परछाई मन दर्पण में दिखा दे, मैं परछाई देख के वापस चला जाऊंगा। रतन सिंह ने भी सोचा कि इतना बड़ा खून खराबा हो रहा है, अगर ये परछाई देखकर वापस जा रहा है तो इसमें अपने बाप का क्या जाता है। तो रतन सिंह परछाई दिखाने के लिए सहमत हो जाता है और कहा जाता है कि जैसे ही पद्मनी की परछाई दर्पण पर गिरी वो दर्पण ही टूट गया और अलाउद्दीन खिलजी का शक यकीन में तब्दील हो गया। कहा जाता है कि पद्मनी इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी
जब पानी पीती थी तो उसके कंठों से पानी बहता हुआ दिखा करता था। पद्मिनी क्या थी? कांच थी, कांच। अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के बीच घमासान युद्ध होता है। कैसा युद्ध? घमासान युद्ध। रतन सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते, गोरा और बादल भी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते, और पद्मिनी द्वारा 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ अग्नि जौहर को आधार दिया जाता है। कितने हजार? 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ अग्नि जौहर को आधार दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को खिजराबाद नाम दिया गया और अपने पुत्र खिजर खां को यहां का प्रशासक नियुक्त किया गया। अपने पुत्र खिजर खां को यहां का प्रशासक नियुक्त किया गया। इसे चित्तौड़ का तो पहला, ध्यान रखिएगा माय डियर, यहां पर बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। पूछता है राजस्थान का पहला, लिख के आते हैं चित्तौड़ का पहला। पूछता है राजस्थान का दूसरा, लिख के आते हैं चित्तौड़ का दूसरा। प्रश्न को बड़ी बारीकी से पढ़ना है। अगर चित्तौड़ का पहला साका पूछे तो 1303, चित्तौड़ का पहला साका 1303, और राजस्थान का ये कौन सा साका है? दूसरा साका है। चित्तौड़ का तो पहला और राजस्थान का दूसरा साका कहा जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, मेरा मित्र कर्नल जेम्स टॉड यहां चित्तौड़ आता है, और टॉड ने चित्तौड़ को जौहर नगरी की संज्ञा दी थी। कौन सी नगरी? जौहर नगरी। और जौहर मेला भी कहां लगता? चित्तौड़गढ़ में लगता। यह था चित्तौड़ का कौन सा साका? पहला साका। अब हम बात करेंगे चित्तौड़ के दूसरे साके की। चित्तौड़ का दूसरा साका अगर पूछा जाए कि चित्तौड़ का दूसरा साका, तो यूं आपके नाम के साथ एक आंसर पुटअप होना चाहिए। चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था 1534-35। इस समय चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाला गुजरात का बहादुर शाह। आक्रमण करने वाला व्यक्ति अगर पूछा जाए तो व्यक्ति था गुजरात का बहादुर शाह। इस समय चित्तौड़ का शासक था विक्रमादित्य। राजपूताना के इतिहास में विक्रमादित्य का जो इतिहास है वो एक कायर और डरपोक शासक का रहा है। जैसे ही बहादुर शाह ने आक्रमण किया, बहादुर शाह की आहट सुनकर यह विक्रमादित्य स्वयं सुरक्षित जंगलों की ओर चला गया। जंगल भी कह सकते हैं, ननियाल भी कह सकते हैं। और किले का भार राजमाता या राणा सांगा की वीरांगना कर्मावती के कंधों पर आ गया। इसी समय इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई। इस राजमाता कर्मावती द्वारा दिल्ली के मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजी गई थी। ये देखिए, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है कि मेवाड़ की किस महारानी द्वारा दिल्ली के मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजी गई, तो वो रानी थी कर्मावती। ये राखी लेकर जाने वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था सेठ पदमचंद। सेठ पदमचंद राखी लेकर सही समय पर पहुंच गया। बड़े बड़े इतिहास के ज्ञाता बहुत कुछ कहते हैं भाई, कहते हैं कि ये हुमायूं किसी दूसरे अभियान में व्यस्त था। मेरा नजरिया कुछ हट करके है, जरा सुन लीजिएगा। ये सही समय पर सेठ पदमचंद राखी लेकर हुमायूं के पास पहुंच गया। हुमायूं कश्म में पड़ गया कि मदद की जाए या नहीं की जाए, की जाए या नहीं की जाए। सोचते सोचते बहुत ज़्यादा वक्त निकल गया और बहुत ज़्यादा वक्त निकल गया और कर्मावती के नेतृत्व में महिलाओं द्वारा तो जोहर किया गया और बाघ सिंह के नेतृत्व में
वीरों द्वारा केसरिया किया गया। उसके बाद हुमायूं का स्वाभिमान जागृत हुआ। हुमायूं कर्मावती की मदद के लिए चित्तौड़ आ पहुंचता है। हुमायूं की आहट सुनकर यह बहादुर सा गुजरात चला जाता है और उसके बाद हुमायूं यहां पर घूम फिर के वापस दिल्ली चला जाता है और विक्रमादित्य आकर यहां का शासक बन जाता है। अब आपने खूब सुन रखी होगी स्टोरी कि दासी पुत्र बनवीर द्वारा विक्रमादित्य का वध कर दिया जाता है और पन्नाधाय द्वारा उदय सिंह को बचा लिया जाता है, अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर दिया जाता है। ये था आपका चित्तौड़ का दूसरा साका। याद रखिएगा, चित्तौड़ का दूसरा साका, देखिए ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं। चित्तौड़ का दूसरा साका कब? 1534-35। आक्रमण करने वाला व्यक्ति गुजरात का बहादुर शाह। शासक कौन था उस समय? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य स्वयं सुरक्षित जंगलों की ओर चला गया और किले का भार राजमाता कर्मावती के कंधों पर आ गया। इसी समय मेवाड़ महारानी कर्मावती द्वारा दिल्ली के मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजी गई। राखी लेकर जाने वाला व्यक्ति कौन था? सेठ पदमचंद। और हुमायूं समय पर मदद नहीं कर पाता है तो कर्मावती के नेतृत्व में महिलाओं द्वारा जौहर और वीरों द्वारा बाघ सिंह के नेतृत्व में वीरों द्वारा केसरिया किया गया। इसे चित्तौड़ का कौन सा साका? दूसरा साका। चलिए हम चित्तौड़ के तीसरे साके की ओर चलते हैं। चित्तौड़ का तीसरा साका, चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था 1567-68। इस समय चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाला व्यक्ति था अकबर। अकबर द्वारा इस समय चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया। इस समय यहां का शासक था महाराणा उदय सिंह। यह महाराणा उदय सिंह वही उदय सिंह है जिसने उदयपुर बसाया था। महाराणा उदय सिंह यहां का शासक था। अकबर की आहट सुनकर उदय सिंह स्वयं जंगलों की ओर चला जाता है और किले का भार जयमल और पत्ता के कंधों पर रख जाता है। जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया। कहा जाता है कि अकबर ने चारों तरफ से मोर्चाबंदी की किले की। किला दुश्मन से घिर गया। अकबर ने बड़े ताबड़तोड़ किले के ऊपर ताबड़तोड़ आक्रमण किया। जो किला क्षतिग्रस्त हो रहा था उसकी मरम्मत करने का काम था जयमल के हाथ में। कहा जाता है कि जयमल एक रात किले की मरम्मत कर रहा था तो अकबर दूर जगा हुआ था अकबर, और अकबर ने अपनी बंदूक थी, नाम सुना होगा आपने, संग्राम नामक बंदूक से निशाना साधा और वो जयमल के घुटनों में लगी और जयमल घायल हो गया। दुर्ग दुश्मन से घिर गया। वीरों के पास केसरिया और उनकी राजपूत लल्लाओं के पास जौहर के अलावा कोई उपाय नहीं था। सारे वीर केसरिया करने के लिए तैयार थे। जयमल और पत्ता के नेतृत्व में वीरों द्वारा केसरिया और फूलकंवर के नेतृत्व में महिलाओं द्वारा जौहर किया गया। इसे चित्तौड़ का कौन सा साका? तीसरा साका कहा जाता है। यह था राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, जिसके ऊपर अपन ने बात की। इसके बाद में हम एक टेस्ट पेपर भी लेंगे, टेस्ट के क्वेश्चन भी देंगे। थोड़ा सा ये नया फंडा है डिजिटल वगैरह, और फिर वो फीलिंग में नहीं है जो स्टूडेंट के सामने आती है, इसलिए हो सकता है छोटी मोटी कहीं आप वो रूप देखना चाहें क्लासरूम वाला, वो आपको दिखाई नहीं दे, इसलिए आप थोड़ा मायूस ना हो। जस्ट लॉकडाउन के बाद फिर वही घोड़े और वही मैदान जहाँ हम सब होंगे आमने सामने। धन्यवाद।